नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर हलचल के बारे में। हम आपको बताते हैं दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह के हालात हैं, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव कहां तक पहुंच गया है, इजराइल क्या कर रहा है, चीन की क्या स्थिति है, चीन का स्टैंड क्या है, यानी हर वो खबर जिसका सीधा कनेक्शन आपसे आकर जुड़ता है। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड नाउ में आज क्या है स्पेशल आपके लिए। सबसे पहले बात अमेरिका और चीन के बीच तनातनी की करेंगे। होर्मुज की खाड़ी में अमेरिका और चीन आमने सामने दिख रहे हैं। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन कभी खुलकर सामने नहीं आएगा, लेकिन चीन उस ड्रैगन का नाम है जो सामने से वार नहीं करता है, और हिंदुस्तान इस बात का सबसे बड़ा गवाह रहा है। आज की तारीख में चीन की नेवल ताकत यानी कि चाइनीज नेवी की ताकत अमेरिका के बराबर या अमेरिका से 20 है, अमेरिका से कहीं भी कमतर नहीं है। और होर्मुज में जिस तरह के हालात अमेरिका ने बनाए हैं उससे चीन बहुत तिलमिलाया हुआ है। शी जिनपिंग ने साफ कह दिया है कि अगर चीनी जहाजों को रोकने की कोशिश की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पिछले 3 दिनों से होर्मुज की लहरों में पानी कम और बारूद का उबाल ज्यादा दिख रहा है। यह समुद्री रास्ता वैश्विक महाशक्तियों के टकराने का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना डालकर यहां पर नाकेबंदी लगा रखी है, दूसरी ओर ड्रैगन अमेरिका के दादागिरी के आगे ललकार रहा है और कह रहा है कि अगर किसी ने चाइनीज शिप को टच करने की कोशिश की तो उसे चीन की ताकत से दो चार होना होगा। तनाव का आलम यह है कि होर्मुज बारूद की ढेर पर खड़ा है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका है और तीसरी तरफ चीन पहुंच गया है। चीन का तेल टैंकर रिच स्टारी अमेरिकी नाकेबंदी को औकात दिखाते हुए होर्मुज स्ट्रेट से आसानी से बाहर निकल गया, वो भी तब जब अमेरिकी नौसेना ने इस इलाके को ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉकेड लगाया हुआ है। तो क्या फायदा अमेरिका के सैन्य शक्ति का? आखिर चीन अमेरिका को क्यों ललकार रहा है? ईरान और चीन की यह जुगलबंदी वॉशिंगटन के लिए क्यों चुनौती बनती जा रही है? और क्या ट्रंप का यह सैन्य दबाव ईरान को घुटनों पर ला पाएगा, चीन को रोक पाएगा, रशिया को बना पाएगा, या फिर होर्मुज का बारूद उस वक्त फटेगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा? बताएंगे डिटेल से आपको। चीन का आक्रामक रुख इससे पहले इस तरह का कभी नहीं दिखा है और यह इशारा कर रहा है समीकरण बदल रहे हैं, अमेरिका की ताकत कमजोर हो रही है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में तेजी से बदलाव आ रहा है। होर्मुज का यह रास्ता सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक साख और शक्ति को प्रूव करने वाला रण क्षेत्र बन चुका है, रास्ता बन चुका है, जहां एक छोटी सी चूक दुनिया के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। डालेंगे डिटेल से नजर अमेरिका वर्सेस ईरान और चीन के इस डिटेल स्टोरी पर, और बताएंगे होर्मुज स्ट्रेट में इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान क्या दिया है, क्यों बैकफुट पर नजर आए हैं और होर्मुज खाली करने की बात कही है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका और ईरान जंग में सीजफायर और बातचीत के पार्ट 2 की। सीजफायर के नाम पर ट्रंप जो शांति की राह बुन रहे थे, ईरान ने उसे अपनी रणनीतिक जीत में तब्दील कर दिया है। अमेरिका को लगा था कि नाकेबंदी और हमलों से ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान की जिद ने वॉशिंगटन के हर दाव को कुचल कर रख दिया। सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सीजफायर की आड़ में ईरान अपने मिसाइल नेटवर्क को फिर से खड़ा कर रहा है, जिस इजराइल ने मलबे में जिसे तब्दील करने का दावा किया था। ईरान का एक कदम साफ संदेश है कि वो जंग की तैयारी में है और अमेरिका के धोखे को बखूबी समझता है। हैरानी की बात तो यह है कि होर्मुज में 10,000 अमेरिकी सैनिकों की घेरेबंदी के बावजूद ईरान चीन और अपने सहयोगी के साथ तेल का खेल भी लगातार खेल रहा है, कभी लोकेशन बदलकर, कभी यूएई की रिफाइनरियों का सहारा लेकर। ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को महज एक कागजी दीवार बनाकर रख दिया है, जो दिखता तो है लेकिन किसी काम का नहीं है। इसे आप कागजी शेर भी कह सकते हैं। उधर सऊदी अरब ने भी अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने का ऐलान कर ट्रंप की कूटनीति को करारा झटका दिया है और मिडिल ईस्ट में यह सुपर पावर के पतन की शुरुआत है। ट्रंप अब इस जंग से एग्जिट रूट तलाश रहे हैं। शर्त है कि होर्मुज खुले, डील हो, वो खुद ही ऐलान करें कि हमने होर्मुज खोल दिया और हमेशा के लिए खोल दिया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप से मैं सवाल पूछ पाता तो मैं एक सवाल जरूर पूछता कि क्या 28 फरवरी से पहले होर्मुज बंद था दुनिया के लिए? जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, उसके पहले होर्मुज सामान्य रूप से संचालित था।
दुनिया भर की जहाजें यहां से निकल रही थी। मिडिल ईस्ट में व्यापार आसानी से चल रहा था, लेकिन होर्मुज की लहरों पर तेहरान ने पकड़ तब मजबूत की जब अमेरिका ने ईरान पर अचानक से हमला बोला और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मार गिराया। इसके बाद से ईरान ने होर्मुज की नस दबा रखी है और अमेरिका बिलबिला रहा है। इधर ईरान चीन के साथ मिलकर एक नया भू राजनीतिक समीकरण भी खड़ा कर रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट को अमेरिका की चंगुल से बाहर निकाला जा सके। और मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका का वर्चस्व खत्म हुआ तो क्या होगा, बताएंगे आपको डिटेल से। वर्ल्ड नाउ में आगे बात करेंगे अमेरिका और नेटो के बीच टकरार की। यूरोपीय सुरक्षा की नींव आज डोनाल्ड ट्रंप के एक सनकी फैसले के कारण हिल गई है। यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान के मोर्चे तक ट्रंप का नेटो को कागजी शेर बताना, अमेरिका को इस गठबंधन से बाहर निकालने की धमकी देना, यूरोप के लिए किसी परमाणु झटके से कम नहीं। हकीकत यह है कि नेटो के कुल खर्च का करीब 80% अकेले अमेरिका वहन करता है और ट्रंप की इसी वित्तीय शक्ति वाली दादागिरी से यूरोप आज ही जा चुका है। जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ होर्मुज में मदद मांगी तो स्पेन, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने साफ इनकार करके अपना रुख स्पष्ट कर दिया। इसी अनदेखी से बौखलाए ट्रंप ने अब अमेरिका को नेटो से पूरी तरीके से अलग करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप की इस नाराजगी ने यूरोप को एक इमरजेंसी मोड में ला खड़ा किया है। अब यूरोपीय अधिकारी चोरी छिपे एक यूरोपियन नेटो की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैकअप प्लान जहां कमांड और कंट्रोल वॉशिंगटन के बजाय बर्लिन, पेरिस और लंदन के हाथों में होगा। ट्रंप का यह कदम पूरी दुनिया की सुरक्षा समीकरण को उलट पलट कर रहा है। वाकई अगर अमेरिका नेटो से बाहर निकलता है तो यूरोप को न केवल अपनी सैन्य ढांचे को नए सिरे से खड़ा करना होगा, बल्कि रूस जैसी महाशक्ति के सामने अपनी परमाणु विश्वसनीयता भी खुद साबित करनी होगी। ट्रंप भले ही एग्जिट रूट देख रहे हो नेटो से, लेकिन उनकी इस नीति ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आज की तारीख में अब अमेरिका पर भरोसा करना मुमकिन है। और यह बात सिर्फ नेटो के देश ही नहीं, पूरी दुनिया सोच रही है। जो भी मुल्क अमेरिकी भरोसे के तहत यह सोचकर बैठा था कि वो दुनिया के दुश्मनों से सुरक्षित है, खासकर जापान, साउथ कोरिया और मिडिल ईस्ट जैसे देश, इजराइल जैसे देश, उनको अब यह रिथिंक करना पड़ रहा है कि वो अमेरिकी छतरी के नीचे सुरक्षित नहीं है। और इसी लाइन पर अब नेटो चलना चाहता है, जिसमें एक यूरोपियन नेटो की बात चल रही है, जिसमें अमेरिका नहीं होगा लेकिन बाकी सभी मुल्क होंगे। क्या है नेटो का यह नया विस्तार और अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती, जानेंगे वर्ल्ड नाउ की इस खबर में। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं वर्ल्ड नाउ। होर्मुज की खाड़ी में ड्रैगन सीना तान कर खड़ा हो गया है। ट्रंप को ड्रैगन ने चुनौती दी है कि अगर किसी में ताकत है तो वो चाइनीज शिप्स को रोक कर दिखा दे। और यही नहीं, अमेरिका के सामने, अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के सामने चीन अपने शिप को निकाल कर भी ले गया और अमेरिकी नेवी देखती रह गई। यानी ड्रैगन ने ललकार दे दिया है सीधे सीधे अमेरिका को कि अगर होर्मुज में दाएं से बाएं करने की कोशिश की, अगर ईरान चीन के संबंधों में आने की कोशिश की, अगर चीन के एनर्जी सिक्योरिटी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो फिर ऐसा करारा जवाब मिलेगा जिसे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा याद रखेंगे। लेकिन क्या वाकई चीन ऐसा कर सकता है, या सिर्फ ये प्रेशर का खेल है, दबाव की रणनीति है? दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता सिर्फ तबाही का दिखता है, और तबाही भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि ऐसी तबाही जिससे पूरा का पूरा खाड़ी खत्म हो जाए। पिछले 3 दिन से होर्मुज की लहरें ऐसी हो गई हैं मानो उसमें पानी कम, बारूद ज्यादा बह रहा हो। और उसी होर्मुज पर 2 महाशक्तियां टकरा रही हैं, चीन और अमेरिका। होर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने। कुछ तस्वीरें देखिए तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होर्मुज आज के समय में इस जंग का 2 महाशक्तियों के टकराव का एपिसेंटर बना हुआ है। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है ओमान में अमेरिकी घेरेबंदी की। हालांकि यह तस्वीर एरियल रूट से ली गई है, जहां पर आपको कुछ अमेरिकी शिप्स नजर आएंगे और अमेरिका के शिप्स दिखेंगे जो गल्फ ऑफ ओमान में दिख रहे हैं, यानी कि होर्मुज से निकलने के बाद का इलाका। अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ से आते हैं तो, और अगर आप अरेबियन सी की तरफ से जाते हैं तो अरेबियन सी की तरफ से जाने के समय गल्फ ऑफ ओमान पहले आता है, फिर आता है पर्शियन गल्फ। तो ये वो जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर अमेरिकी घेरेबंदी है। लेकिन इसी घेरेबंदी को चीन ने ठेंगा दिखा दिया। ड्रैगन इस समंदर में दहाड़ मारता हुआ निकल गया अपने शिप्स को लेकर, और अमेरिका देखता रह गया। ओमान में घेरेबंदी की तस्वीर आपने देख ली। यहां अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। ईरान की ओर से आने जाने वाले जहाजों को अमेरिका वापस भेज रहा है। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है।
इसलिए चीन खुलकर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। एक और ट्रंप धमकी दे रहे हैं, दूसरी ओर चीन भी शांत नहीं है। ओमान की खाड़ी में घेरेबंदी के बीच चीन ने समंदर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अपनी ताकत की जोर आजमाइश कर रहा है। चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एशिया में आकर हमारे इलाके में ताकत दिखाने की कोशिश की तो फिर ड्रैगन अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। और इसी बीच ईरान ने पर्शियन गल्फ में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यानी एक तरफ से जहां चाइना अपने युद्धाभ्यास को धार दे रहा है तो दूसरी तरफ से ईरान अपनी ताकत को रफ्तार दे रहा है और दोनों तरफ से अब यहां पर अमेरिका को घेरने की तैयारी है। लबोलुबाब यह है कि अमेरिका पर इतना प्रेशर बनाया जाए कि अमेरिका डील के लिए बेकरार हो जाए और अमेरिका या तो फुल फ्लेज वॉर में आ जाए या फिर इस इलाके को हमेशा के लिए छोड़ दे, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से भी अपने सामान निकाल कर ले जाए, अपने सैन्य बेस भी ले जाए, जो कि ईरान की शर्तों में भी शामिल है कि अमेरिका को अपने सारे मिडिल ईस्ट के बेसिस बंद करने होंगे। ये तस्वीर आप देखिए, जो ईरान के युद्ध अभ्यास की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स एक्टिव हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार दावा करते हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब ईरान ने जो तस्वीर जारी की है उसमें ऐसा लग रहा है कि ईरान की नेवी कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर और कितनी हाई स्पीड बोट्स उनके पास हैं। इन बोट्स में तो कई कामिकाज़ी बोट्स हैं, ड्रोन बोट्स, जिसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, जिसमें किसी सेना की जरूरत नहीं होती। ये एआई ऑपरेटेड बोट्स होते हैं जो कि किसी भी टारगेट पर आसानी से हमला कर सकते हैं। और ईरान ने दिखा दिया कि वो किस तरह से आज भी अमेरिका की नस दबा सकता है होर्मुज में। आईआरजीसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। और याद कीजिए बात मैंने आपसे कब कही थी कि 40 दिन का ट्रेलर अभी आपने देखा है, अभी पिक्चर आनी बाकी है। समझ लीजिए कि धुरंधर 1 रिलीज हुई है और धुरंधर 2 की कहानी बाकी है। अमेरिकी घेरेबंदी का असर यह है कि ईरान के मित्र देशों का जहाज नहीं गुजर पा रहा है। ईरान के पोर्ट से जो कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर निकलती है, ओमान की खाड़ी में अमेरिका उसे वापस लौटाने की कोशिश करता है। यह घेरेबंदी कैसे है, अगर इसको हम मैप के जरिए देखने की कोशिश करें तो यह है आपके सामने मैप। जरा फुल स्क्रीन पर लेकर आए पीसीआर, थैंक यू। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद गल्फ ऑफ ओमान में आपको एक बड़ा ब्लॉकेट दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये गल्फ ऑफ ओमान, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के उस तरफ है पर्शियन गल्फ। यहां पर खड़ा है ईरान। ईरान ने उसको ब्लॉक किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे इस तरफ, तो यहां अमेरिकी शिप्स मौजूद हैं। इनका कहना यह है कि जो भी जहाज ईरान से सामान लेकर निकलेगा या ईरान के पोर्ट से निकलेगा, हम उसको यहां पर रोक लेंगे। होर्मुज से निकलने के बाद उसे अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की परमिशन के बाद ही वो यहां से जा पाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। कोशिश ये है कि ये ईरान की इकोनॉमी को चोक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक भी डॉलर ईरान तक नहीं पहुंचे, फिर देखते हैं ईरान लड़ाई कैसे लड़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं बार बार ये बात भूल जाते हैं कि ईरान की एक बहुत बड़ी सीमा रशिया से भी लगती है थ्रू कैस्पियन सी। ईरान को रशिया लंबे समय तक मदद करता रहेगा और वाया रशिया कैस्पियन सी के जरिए होते हुए वो अपने कुछ तेल वगैरह भी बेच सकता है। तो ये जो नाकेबंदी है, जो ब्लॉकेड है, ये बहुत कारगर है ऐसा नहीं है। और ऐसे ब्लॉकेड का असर होने में बहुत लंबा वक्त लगता है। मसलन 1 साल, 2 साल, 3 साल तक के ब्लॉकेड के बाद कुछ इंपैक्ट नजर आता है। और इस ब्लॉकेड के बाद पहले तो ईरान का ब्लॉकेड है होर्मुज स्ट्रेट में, उसके बाद अमेरिका का ब्लॉकेड है। तो यहां से तो मिडिल ईस्ट के देशों का सामान भी निकलना है। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों के सामान को नहीं निकलने देगा, तो फिर अमेरिका के ब्लॉकेड का क्या फायदा। ईरान ने ये कहा है कि आप पहले ब्लॉकेड हटाइए, फिर यहां से मिडिल ईस्ट वाले जहाज यहां से निकल पाएंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। फिर अमेरिका क्या कहेगा। तो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के दोस्त हैं, वो अमेरिका के सबसे कमजोर कड़ी आप उन्हें कह सकते हैं। हालांकि अभी तक जो खबर आ रही है, जो ये ब्लॉकेड अभी आपने देखा, यहां से अमेरिका ने चीन के 2 जहाज को लौटाया। इससे बीजिंग से बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आया।
और ये खबर जैसे ही बीजिंग तक पहुंची, चीन आग बबूला हो गया। बीजिंग ने अमेरिका को दो टूक कह दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इधर चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका को अड़काया कि हमारे मैटर में मत पड़ो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आदत आपको पता है, बेवजह हर बात में उंगली करने की आदत है, हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। और इसी वजह से आज अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है और पूरी दुनिया जो भुगत रही है वो भुगत ही रही है। तो क्या कहा है चीन ने अमेरिका को? नाकेबंदी पर चीन ने अमेरिका को साफ साफ कहा है कि ईरान और चीन के द्विपक्षीय मामले में अमेरिका दखल ना दे, हमारे मैटर में ना पड़े। चीन ने कहा है कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ईरान से हम तेल खरीदेंगे, यह हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने 2 चीनी जहाजों को वापस लौटाया था, जिसके बाद चीन ने धमकी दी। चीन से अमेरिका क्यों नाराज है? मामला कहां बिगड़ रहा है? अमेरिका इसलिए नाराज है क्योंकि ईरान से कच्चे तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है, जबकि ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी से चीन नाराज है। अमेरिका कह रहा है कि वो चीन की लाइफलाइन को काट देगा। चीन ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है, ईरान के साथ ऊर्जा समझौता उसका द्विपक्षीय समझौता है, वो इस रेड लाइन को पार ना करे। यूएस नौसेना चीनी जहाजों को रोकती है तो वॉर मुमकिन है, टकराव मुमकिन है, यूएस और चीन आमने सामने आ सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है, साउथ चाइना सी में ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। और अगर आपसे कोई कहे कि मुमकिन नहीं है तो फिर उन्हें कहिएगा कि साउथ चाइना सी में बार बार साउथ कोरिया को, जापान को चीन अपनी नेवी के जरिए धमकाता है, हड़काता है। और ये दोनों देश अमेरिकी सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, यानी कि एक तरह से अमेरिका के छतरी में, अमेरिका की छत्र छाया में। इसलिए मिडिल ईस्ट में ये कि चीन अमेरिका के सामने खड़ा नहीं होगा या ड्रैगन अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, शिप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो चीन इसका भी इस्तेमाल करेगा। अब जब बीजिंग आग बबूला हुआ तो नतीजा क्या हुआ? खबरों के मुताबिक चीन का जहाज रिच टेरी होर्मुज से होते हुए ओमान की खाड़ी में अमेरिकी घेरेबंदी के बावजूद वहां से निकला है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज इस बात का गवाह है कि ड्रैगन के सामने भी अमेरिका की बोलती बंद हुई है। यह है रिच टेरी का वो रूट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और यहां पर जो है वो ब्लॉकेड लगा हुआ था, जो यहां से आप जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और रिच टेरी के जो मूवमेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लाइव, यहां ब्लॉकेड के बावजूद एक बार जब उसे वापस लौटाया गया, उसके बाद दूसरी बार ये जहाज यहां से वापस निकला। देखिए ये जहाज यहां से वापस लौटेगा क्योंकि यहां पर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। अब यहां से जब आप इस जहाज का यूटर्न देख रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि जब बीजिंग से फोन आया तब इस जहाज को वापस निकलने के दिया गया, और उसके बाद अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। रिच टेरी चीन का तेल टैंकर शिप है जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है। इस शिप पर अमेरिका ने तेल तस्करी का आरोप लगाया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि इसे होर्मुज स्ट्रेट में रोक ले। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से रिच टेरी एक बार यूटर्न लेके पीछे गया, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, जो जीपीएस ट्रैकिंग की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और 2-3 घंटे के बाद रिच टेरी फिर से अमेरिकी घेरेबंदी के करीब पहुंचा, और जब अमेरिकी नेवी से कहा गया कि इस टैंकर में चीनी दल मौजूद है, इसे रोकने की गलती ना करें, इस बार अमेरिकी नेवी कुछ नहीं कर पाई। ये देखते रह गए और चीनी तेल टैंकर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को पार कर गया। अमेरिकी प्रतिबंधों में दर्ज ये चीनी टैंकर होर्मुज की नाकेबंदी के बाद खाड़ी से बाहर निकलने वाला पहला जहाज बना है। मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों से पता चलता है कि रिच टेरी ने यूएई के शारजा बंदरगाह से रवाना होकर रात के अंधेरे में होर्मुज पार कर चुका था। तो क्या चाइना ने, ड्रैगन ने अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ दी? जी हां, अमेरिकी घेरेबंदी को रिच टेरी शिप ने तोड़ दिया है। नाकेबंदी के बाद चीन का पहला जहाज निकल गया। जहाज पर 2,50,000 बैरल मेथनॉल लदा हुआ था। जहाज पर चीनी चालक बल सवार था। यूएई के शारजा बंदरगाह से रवाना हुआ था। रिच टेरी ने एआईएस से 2
3 से 14 अप्रैल तक बंद रखा और यूएई के पास ईरानी तेल भी भर रहा था। हालांकि अब अमेरिका का जवाब आया है। वो कह रहे हैं चीनी जहाज ने कुछ गलत काम नहीं किया। सेंटकॉम दावा कर रहा है कि नाकेबंदी में 10,000 अमेरिकी नाविक हैं, मरीन हैं, वायु सैनिक हैं, 1 दर्जन से अधिक युद्धपोत और दर्जनों विमान तैनात हैं। सेंटकॉम ने माना है कि रिच टेरी उनकी नाकेबंदी का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि वो किसी ईरानी बंदरगाह से नहीं निकला था, वो यूएई से निकला था। लेकिन खुफिया जानकारी ये बताती है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, वो ये कि इस जहाज में ईरानी तेल लदा हुआ था। नाम तो बस यूएई का लिया जा रहा है। चीन ने नियम की खामी को हथियार बनाया। हालांकि हम आपको अगली स्टोरी में बताएंगे कि किस तरह से ईरानी तेल का कारोबार अब यूएई से भी होता है, और यही खेल अमेरिका को समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर क्या था, चीन ने इसी का फायदा उठाया और फिर ईरानी तेल यूएई से पोर्ट से लिया गया और फिर नाकेबंदी को पार कर गया। रिच टेरी का होर्मुज पार करना सिर्फ एक जहाज का सफर नहीं है, ये एक मैसेज है कि होर्मुज किसी के बाप की जागीर नहीं है जो जब चाहे तब उसे उठाकर ब्लॉक कर देगा। होर्मुज एक खुला समुद्री मार्ग है, वहां से गुजरने की हर किसी को आजादी है। ईरान भी बार बार यह कहता रहा है कि होर्मुज खुला हुआ है, होर्मुज को कभी हमने बंद नहीं किया, लेकिन होर्मुज सिर्फ अमेरिका और इजरायली शिप्स के लिए बंद रहेगा। अगर अमेरिका में ताकत है तो वो आकर होर्मुज खुलवा ले, हम यहीं खड़े हैं। पिछले 3 दिनों से ओमान की खाड़ी में अमेरिका ब्लॉकेड पे बैठा हुआ है, लेकिन किस तरह अमेरिका ने घेरा बना रखा है इसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका कोई भी शिप को ओमान की खाड़ी से निकलने से रोक रहा है। हालांकि मूर्खता के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई जहाजों से अपना जहाज और डिस्ट्रॉयर्स को हटाकर मिडिल ईस्ट और ओमान में तैनात किया गया है, लेकिन इससे खतरा दूसरी ओर बढ़ गया है। चलिए देख लीजिए अमेरिकी घेरेबंदी की तस्वीर। बाहरी घेरा जो है वो ओमान की खाड़ी में है। अरब सागर में युद्धपोत तैनात हैं, 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 2 क्रूजर की भी तैनाती है। एंटीशिप मिसाइलों को ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम है। मध्य घेरा जो है वो स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन का है। 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है। आंतरिक घेरा ईरानी माइंस से निपटने के लिए ऑपरेशन लगाया गया है। माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। परमाणु पनडुब्बियां समंदर में नजर रख रही हैं। एक शिप तो नाकेबंदी से निकल चुका है, लेकिन ईरानी तेल लेकर हर शिप कैसे निकलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर ईरानी पोर्ट से तेल लेकर निकलने पर चीनी जहाज को अमेरिका रोकता है तो समंदर में आग दिखने लगेगा, क्योंकि ड्रैगन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पेट्रोल डीजल पर कोई आंच आए। चीन ने अमेरिकी घेरेबंदी के जवाब में कई नौसैनिक जहाज समंदर में अभी नहीं उतारे। चीन की प्रतिक्रिया सिर्फ कूटनीतिक रही है। उसने इसे डेंजरस एंड इररिस्पॉन्सिबल बताया और कहा है कि इससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई प्रभावित होगी। हालांकि चीन ने ब्लॉकेड को डिप्लोमेटिक तरीके से कुचलना शुरू कर दिया है। हालांकि उससे पहले अमेरिका ने बार बार यह कहा है कि अगर होर्मुज खोल दिया गया तो हम ये ब्लॉकेड हटा देंगे। यानी ब्लॉकेड का जवाब ब्लॉकेड से ढूंढा जा रहा, आग से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही, जो कि मुमकिन ही नहीं है। अब अमेरिका और चीन की बात हो रही तो दोनों के ताकत को भी आजमा लेते हैं। 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच नौसैनिक शक्ति की तुलना एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। जहां चीन के पास जहाजों की संख्या अधिक है, वहीं अमेरिका अब भी तकनीकी मारक क्षमता और वैश्विक पहुंच में आगे बना हुआ है। अमेरिकी नेवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी है। चीनी नेवी सबसे बड़ी संख्या वाली नेवी बन चुकी है। अमेरिकी नेवी में 465 जहाज हैं। चाइनीज नेवी में करीब 841 जहाज हैं। अमेरिकी नेवी के पास 11 सक्रिय परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीनी नेवी के पास 3 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिकी नेवी के पास 71 से ज्यादा न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं। चीनी नेवी के पास 73 पनडुब्बियां हैं। अमेरिकी नेवी के पास 3700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। चीनी नेवी के पास 2500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की गिनती भी कर लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों में जो बढ़त बना रहा है, जो अमेरिकी बेड़े के लिए बड़ा खतरा है, जबकि रेप्लिकेटर जैसे प्रोग्राम के माध्यम से हजारों स्वायत्त ड्रोन्स और एआई आधारित युद्ध प्रणाली पर चीन बहुत तेजी से निवेश कर रहा है। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये तो अमेरिका और चीन की नेवल पावर है, लेकिन दोनों के पास और क्या शक्तियां हैं जो महत्वपूर्ण है। अमेरिका और चीन में अभी तनातनी है होर्मुज को लेकर, ईरान को लेकर। दोनों देशों की ओर से धमकियों का दौर चल रहा है, तो अमेरिका और चीन की पावर भी
कंपेयर कर लेते हैं। अमेरिका का रक्षा बजट है $895। अगर इसको बिलियंस में देखा जाए, अमेरिका की कोशिश है कि इसे $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। चीन का रक्षा बजट है $318 बिलियन। चीन के पास, अमेरिका के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या है 13.3 लाख, जबकि चीन के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या है 20 लाख से ज्यादा। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा विमान है, वायु और थल शक्ति मिलाकर, जबकि चीन के पास 3,400 से ज्यादा विमान है। टैंक्स की बात की जाए तो अमेरिका के पास 6,800 टैंक हैं, चीन के पास 8,000 टैंक हैं। परमाणु हथियार कंपैरिजन किया जाए तो 5,177 परमाणु वॉरहेड्स अमेरिका के पास हैं। चीन के पास कहते हैं 600 हैं, लेकिन कई सोर्सेज ये भी दावा करते हैं कि 1,000 के करीब परमाणु हथियार आज की तारीख में चीन के पास हैं, जो कि डिस्क्लोज नहीं किए गए। अमेरिका का रक्षा बजट, जैसे कि मैंने आपको बताया, $895 बिलियन का है, जो चीन के अनुमानित 318 बिलियन बजट से 3 गुना ज्यादा है। ग्लोबल फायर रैंकिंग की बात की जाए तो रक्षा बजट के हिसाब से चीन ग्लोबल रैंकिंग में पहले पायदान पर से तीसरे पायदान के बीच में आता है। हालांकि अमेरिका की पावर जितनी भी हो, लेकिन चीन अपने इलाके में यह सबसे इंपॉर्टेंट है और अमेरिका दूसरे महाद्वीप में। अमेरिका अपने मेनलैंड से बहुत दूर है। जाहिर सी बात है, इस इलाके में चीन को घेरना, चीन से पंगा लेना, यह अच्छा आइडिया नहीं है और मुझे यकीन है कि यह बात डोनाल्ड ट्रंप को उनकी टीम समझा रही होगी। हालांकि चीन अभी डिप्लोमेटिक खेल खेल रहा है। चीन में कई नेताओं का जमावड़ा हुआ है, जिसके कारण माना जा रहा है कि चीन अमेरिका को डिप्लोमेटिक तरीके से घेरने की तैयारी में है। वर्तमान में ईरान के बंदरगाहों और होर्मुज की सैन्य नाकेबंदी के आदेश के बाद चीन में राजनयिक हलचल तेज हो गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बीजिंग पहुंचे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। रूस ने इस नाकेबंदी के कारण चीन को होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। होर्मुज वैसे तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है ही, लेकिन होर्मुज आज की तारीख में दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एपिसेंटर भी बन चुका है। अगर होर्मुज नहीं खुला आने वाले लंबे समय तक के लिए, तो इससे हम सभी को परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। और ये बात अमेरिका को समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा कि उनकी एक गलती की वजह से आज पूरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, चोक्ड है और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर एक और नेवल ब्लॉकेड लगाकर इस मामले को और बिगाड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड तो किया, लेकिन मकसद क्या है? ईरान को झुकाओ, ईरान को घुटनों पर लाओ। तो क्या यह मुमकिन है? ईरान सीजफायर को छुट्टी के तौर पर एंजॉय कर रहा है और इसका बहुत सही इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने उन मिसाइल सिटीज को ढूंढना शुरू कर दिया है जहां से अमेरिकी और इजरायली टारगेट्स पर हमले किया जा सके। ईरान की कई मिसाइल सिटीज इस वक्त मलबे में हैं और उन मिसाइल सिटीज को ईरान रिस्टोर कर रहा है। सीजफायर के दौरान वही मिसाइल अब दोबारा से रिस्टोर किए जा रहे हैं जो अमेरिकी बेसिस के लिए और इजराइल के लिए घातक साबित हुए। बीते दिनों की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान के खुमैन के दक्षिण में स्थित एक भूमिगत मिसाइल बेस से मलबा हटा लिया गया है। इस साइट के प्रवेश द्वार पर एयर स्ट्राइक किया गया था, जिसकी वजह से ये मिसाइल साइट बंद हो चुकी थी। हालांकि तेहरान के लिए अच्छी खबर यह है कि इस मिसाइल साइट को कोई नुकसान नहीं हुआ और ईरान फिर से जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरान का मानना है कि आंख मूंद कर अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका वो सांप है जो जाते जाते भी पलट कर काट सकता है। इसलिए तेहरान इस बार पूरे इलाज के मूड में है। अब जो सैटेलाइट तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा इसको गौर से देखिए आप। पिछले दिनों के सैटेलाइट इमेज से बड़ा खुलासा होता है, ईरान ने हाल ही में मिसाइल बेस से मलबा हटाया है। यूएस एयर स्ट्राइक में सिर्फ एंट्री पॉइंट्स प्रभावित हुए हैं।
हमले के बाद अंडरग्राउंड सिस्टम अब भी सुरक्षित हैं। ईरान फिर से एक्टिवेशन की तैयारी में है। हमले में मिसाइल नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, यानी जंग में सीजफायर को हल्के में ईरान नहीं ले रहा है। ईरान को पता है अमेरिका और इजराइल पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, और ये जंग अगर शुरू होगी तो फिर ईरान का पलटवार जोरदार होना चाहिए। जब ईरान अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता हो रही थी, तभी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फोन जेडी वेंस के पास गया और फिर से शांति की जो राह दिखने वाली थी वो रुक गई। सीजफायर के बीच डील की बात थम गई। इस्लामाबाद वार्ता को लेकर एआई वीडियो एक सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ हैं और एक तरफ है मुस्तफा खामनेई, और दोनों के बीच में शहबाज शरीफ कुछ डील कराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका इस सीजफायर में इतनी ही थी। हालांकि अब खबर आ रही है कि अगले 2 से 3 दिन में सीजफायर और डील को लेकर एक और बातचीत प्रस्तावित है। मुमकिन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि बातचीत कहां होगी, डील पर मुहर कैसे लगेगी, अभी यह फाइनल नहीं है। खबर है कि ईरान की रणनीति ने अमेरिका के होर्मुज नाकेबंदी दांव को फेल कर दिया है। नाकेबंदी के बावजूद कई जहाज होर्मुज में अमेरिका की आंखों के सामने से गुजर गए, और इन जहाजों को अमेरिका के 10,000 सैनिक भी नहीं रोक पाए। ये जहाज चीन और लाइबेरिया के थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जल्द युद्ध खत्म होने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही युद्ध रुक सकता है। खेल कैसे किया है होर्मुज के ऊपर ईरान ने? होर्मुज से ज्यादातर चीन के जहाज गुजर रहे हैं। ईरान चीन के जहाजों को केश्म द्वीप पर ले जाता है। चीनी जहाजों को बाद में होर्मुज से बाहर भेजता है। अमेरिका चीनी जहाजों पर अभी हमले से बच रहा है। तो क्यों बच रहा है, क्यों डरा हुआ यूएस? चीन ने अमेरिका को इस मामले में दखल न देने की चेतावनी दी। चीन का कहना है कि होर्मुज में अगर चीन के मामले में अमेरिका ने दखल दिया तो फिर बवंडर उठेगा, और इसके अलावा चीन साउथ चाइना सी में भी तांडव मचा सकता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि साउथ चाइना सी में इस वक्त अमेरिका बहुत कमजोर है, और चीन बहुत लंबे समय से ताइवान पर कब्जे की कोशिश में रहा है। अगर चीन ने ताइवान को लेकर कोई ऑपरेशन शुरू किया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लाले पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना घर के बचेंगे, ना घाट के, ना होर्मुज बचा पाएंगे और ना ही ताइवान को सिक्योर कर पाएंगे, यानी दो फ्रंट पर फंस जाएंगे। इसलिए किसी भी चीनी वार्निंग को डोनाल्ड ट्रंप इग्नोर नहीं कर रहे हैं। 33% व्यापार साउथ चाइना सी से होती है। चाहकर भी यूएस चीनी जहाजों को नहीं रोक पाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब लोकेशन के जरिए भी खेल है। ईरान प्रस्थान के लोकेशन को ही बदल दे रहा है। होर्मुज की तरफ एलिसिया नाम जहाज की एक एंट्री होती है। लोकेशन के हिसाब से जहाज को इराक से सामान उठाना था, लेकिन जहाज ने लोकेशन बदलकर ईरान से सामान उठाया। लोकेशन में ईरान यूएस के साथ खेल कर रहा है। ईरान का लोकेशन होगा तो अमेरिका का हमला संभव है, या अमेरिका उस जहाज को नहीं निकलने देगा। दूसरे देश के जहाजों पर यूएस कुछ नहीं कर रहा है, खास करके जो ईरान के अलावा कहीं और से लोड हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में। लेकिन उन जहाजों की लोकेशन बदल दी जा रही है। अब अमेरिका ईरान के इस तकड़म के आगे क्या करे? जंग की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान में तख्ते पलट की बात कही, जिसके बाद ईरान ने अपने सैन्य ढांचे को लोकल स्तर पर विभाजित कर दिया। ईरान में तख्ता पलट नहीं हो पाया। नए सुप्रीम लीडर भी चुन लिए गए। ईरान ने अमेरिका के मिसाइल सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया। थक हारकर अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की, और इसके बाद ईरान ने अपनी कड़ी शर्तें रखी। अगर एक मुल्क जो जीत चुका है या जो अपने जीतने का दावा करता है, वो आखिर बातचीत के टेबल पर क्यों आएगा? वो सीजफायर क्यों करेगा? सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है, अमेरिका इस जंग में हारा ही नहीं है। अमेरिका इस जंग में काफी कुछ गंवा चुका है। चलिए आपको एक और दिलचस्प कहानी बताते हैं। दरअसल जब जंग की शुरुआत हुई थी, तब ईरान ने यूएई समेत कई पड़ोसी देशों पर हमला किया। हालांकि बाद में ईरान ने यह कहा कि ईरान का निशाना सिर्फ पड़ोसी देशों के अमेरिकी एयरबेस को बनाना था। ईरान पड़ोसी देशों के साथ बढ़िया व्यवहार रखना चाहता है। अब अमेरिका ने ओमान में नाकेबंदी कर दी है।
उसके जरिए अमेरिका चाहता है कि वो ईरान पर प्रेशर बनाए, ईरान सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान अमेरिका की सोच से कहीं आगे निकला। ईरान अपना व्यापार अपने पड़ोसी देशों के जरिए जारी रख रहा है। रूस और चीन से भी व्यापार जारी है। खबर यह भी है कि ईरान अपने क्रूड ऑयल को यूएई ट्रांसफर कर रहा है और उसका रिफाइनरी का काम यूएई में हो रहा है। हालांकि सुनने में यह तो एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है, क्योंकि यूएई और ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं, और यूएई के इशारे पर ही अमेरिका लगातार ईरान को अटैक करता रहा है, यूएई और इजराइल के इशारे पर। लेकिन खबर यह भी है कि ईरान का ऑयल यूएई में रिफाइन हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही कहा है कि नाकेबंदी ईरानी सामान और तेल के लिए, जो जहाज ईरानी पोर्ट से आएंगे। लेकिन ईरान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए व्यापार के लिए नया रास्ता निकाल लिया। यूएई के पोर्ट से ईरानी तेल लोड हो रहे हैं और फिर उसकी सप्लाई हो रही है। कहते हैं ना, जब कुछ ना हो रहा हो तो आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, और फ्रस्ट्रेशन में ट्रंप ने एक और घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि घेरेबंदी रहेगी और फिर से 10,000 अतिरिक्त सेना भेजेंगे। हाल ही में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नहयान ने चीन का एक महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य था द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग और निवेश को उच्च प्राथमिकता पर रखना। खबर है कि प्रिंस को चीन के राष्ट्रपति शी ने अपने ढंग में समझाया और ईरानी तेल में डील करने की बात कही। बदले में चीन ने कहा कि ईरान उन पर हमला नहीं करेगा। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कहा कि ट्रंप मिडिल ईस्ट के देशों को बचाने नहीं आए और ये जंग एक नमूना था, इसलिए ईरान का साथ देने के लिए प्रिंस को शी जिनपिंग ने मनाया। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि अब अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर रहने का दौर खत्म हो चुका है। यानी सऊदी ने ट्रंप को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका पर निर्भर रहने का दौर खत्म हो चुका है। ट्रंप अपने ही देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो मिडिल ईस्ट की रक्षा कैसे करेंगे? जंग में हो रहे नुकसान को लेकर यह बयान सामने आया है। सऊदी अरब का युद्ध के समय में यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा करता है, जहां मिडिल ईस्ट इस बात के लिए छटपटा रहा है कि वो अमेरिकी कैद से बाहर निकले। ईरान युद्ध के दौरान उसे बीच में होने की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा। सऊदी में मौजूद मिलिट्री बेस पर ईरान ने जमकर मिसाइलें बरसाई। ऐसे में ट्रंप भी उनका साथ नहीं दे पाए और इसी वजह से अब मिडिल ईस्ट चाहता है कि वो अमेरिका की सुरक्षा से निकले और वो अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए मिडिल ईस्ट में ही अलायंस होनी चाहिए, जिसमें चीन मदद करने के लिए तैयार है और सभी चाहते हैं इस रीजन में कि जंग खत्म होनी चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे फ्यूचर में कभी अमेरिका मिडिल ईस्ट में आकर किसी भी देश पर हमला ना कर पाए। इसलिए खबर है कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर और खास तौर पर मिडिल ईस्ट को लेकर एक इस्लामिक नेटो जैसे संगठन की बात की जा रही है, जिसमें मिडिल ईस्ट के देश अपनी सुरक्षा के लिए खुद से काम करेंगे और अमेरिकी बेसिस को यहां से खाली करवाएंगे। खैर, इधर अमेरिका ने ईरान से फिर से बातचीत की पेशकश कर दी है। अमेरिका ने ईरान के साथ सेकंड फेज वार्ता के लिए शर्तें रख दी हैं। अमेरिका की शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। वैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कभी बंद था ही नहीं। 28 फरवरी से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मल था। आपकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और आज आप शर्त लेकर आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दीजिए। कमाल है। जहाजों की आवाजाही सामान्य होनी चाहिए। पहले तो सामान्य ही थी, अगर आपने हमला ना किया होता तो कुछ मामला ही खराब नहीं हुआ था। आज तक ईरान ने इस रीजन में कभी पैसा वसूलने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपके एक नासमझी वाले फैसले ने पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। ट्रंप कह रहे पाकिस्तान में फिर से समझौता वार्ता होनी चाहिए और समझौते में ईरानी शीर्ष नेतृत्व शर्तें मान ले। कुल मिलाकर एक तरफ जहां सैन्य दबाव और नाकेबंदी जारी है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो रही हैं। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि बातचीत तनाव कम करती है, हालात और बिगड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं युद्ध बस अब खत्म होने ही वाला है, लेकिन वो छूटते के साथ सेकंड लाइन में कहते हैं 10,000 सैनिक और डालूंगा। तो जंग कैसे खत्म होगी ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं। सरेंडर कर चुके हैं लेकिन फिर मानने के तैयार नहीं है। अमेरिका हार चुका है, ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
नेवल ब्लॉकेट कर रखा है, जंग को जारी रखेंगे, फिर कहते हैं सीजफायर पर बातचीत कर लो, डील कर लेते हैं, फिर कहते हैं हॉर्मूज खोल दो। मुझे व्यक्ति मानसिक तौर पर कुछ परेशान लगता है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति भी है, उसके फैसले पूरी दुनिया को इंपैक्ट करते हैं। देखना होगा कि आगे ये जंग किस मोड़ पर जाती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका वर्सेस नेटो। मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेटो से बाहर निकलने की बात कई बार कही, जिसने यूरोप की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। रूस के दोनों हाथ में लड्डू, लेकिन यूरोपीय देश परेशान। और यह धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई एक बार नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी सैकड़ों बार दे चुके हैं कि हमें नेटो की आवश्यकता नहीं है, नेटो से निकलने का वक्त आ गया, नेटो कायर है, नेटो के देश डरपोक है, नेटो यूजलेस है। इसलिए नेटो ने भी अब अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। खबर आ रही है कि यूरोपियन नेटो बनाने पर विचार चल रहा है, जिसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं होगी। इससे पहले सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के बीच भी इस्लामिक नेटो बनाने की चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरे ग्लोबल ऑर्डर को ही तहस नहस करके मानेंगे? दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त तनाव है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अपने विदेश और सुरक्षा नीति पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया जा रहा है। एक जो सिस्टम बना हुआ था, उस पूरे सिस्टम को डोनाल्ड ट्रंप ने हिलाकर रख दिया। नेटो को लेकर बदले ट्रंप के रुख के बाद यूरोप एक इमरजेंसी प्लान बना रहा है, ताकि अगर अमेरिका नेटो से अपना रोल कम करता है तो नेटो के नए मिलिट्री स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कनेक्टिंग की रक्षा की जा सके इस पूरे कॉन्टिनेंट की। चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर नेटो क्या चीज है। दरअसल नेटो यूरोपीय उत्तर अमेरिकी देशों का एक ग्रुप है। 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश शामिल हैं। नेटो का आर्टिकल 5 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेटो संधि अहम हिस्सा है। इसे कलेक्टिव डिफेंस का आधार कहा जाता है। नेटो का चार्टर यह कहता है कि नेटो के किसी भी देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। और नेटो एक तरह से सैन्य अलायंस है, और किसी भी देश पर हमला होगा तो नेटो के सभी देशों को अधिकार है कि वो उस हमले का जवाब मिलकर देंगे। उन्हें उस जंग में आना होगा। ट्रंप जब सेकेंड रिजीम में आए तो उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से अमेरिका और नेटो में दूरी आई। यूक्रेन युद्ध में भी डोनाल्ड ट्रंप कीव को पूरी तरह से अमेरिकी मदद देने के खिलाफ रहे। ईरान से युद्ध के बाद यह दूरी और बढ़ गई और ट्रंप अमेरिका को नेटो से बाहर निकालने पर लगातार बयान देते रहे। अब यूरोपीय देश इस बात को मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका भविष्य में कभी भी बिना किसी प्लानिंग के यह कह देगा कि नेटो थैंक यू वेरी मच। डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन उठेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे और कहेंगे हमारा नेटो के साथ रिश्ता खत्म। क्योंकि ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप ने नेटो सहयोगियों से युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सहयोग मांगी। कहा कि हमारी मदद करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में। लेकिन नेटो के जो बड़े ताकतवर देश हैं, जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, सबने साफ तौर पर इनकार कर दिया। जिसके बाद अमेरिका खुद को अकेला महसूस करने लगा। शुरू में स्पेन, फिर फ्रांस, फिर इटली, लगातार 3 प्रमुख यूरोपीय देशों ने साफ साफ ट्रंप से दूरी बनाना ही ठीक समझा। यह दूरी ईरान युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा नजर आई, जब ट्रंप ने नेटो सहयोगियों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए सहयोग मांगी। लेकिन ज्यादातर यूरोपीय देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस सन की योजना में दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि ब्रिटेन ने भी कह दिया कि हमारी इस लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम इस वॉर में नहीं जाएंगे। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज हो गए। खबर है कि बहुत जल्द जैसे ही इस जंग में कोई डील हो जाएगी, अमेरिका नेटो से बाहर निकल जाएगा, जिसके लिए यूरोप बैकअप प्लान तैयार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय अधिकारी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो को फिर से बनाने के लिए आपातकालीन योजनाओं पर काम शुरू कर चुके हैं।
मकसद यह है कि अगर अमेरिका अपनी भूमिका कम करता है या नेटो से पूरी तरह हट जाता है तो यूरोप इस गठबंधन के मौजूदा सैन्य ढांचे का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करेगा। और यूरोपियन नेटो का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसे भी समझते हैं। यूरोपियन नेटो में सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि यह अमेरिका के बिना होगा। इसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं होगी, लेकिन रूस के खिलाफ यूरोप की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। ऑपरेशनल निरंतरता को बनाए रखना और परमाणु विश्वसनीयता को कायम रखना, ऐसा उन स्थितियों के लिए किया जा रहा है जब वॉशिंगटन या तो यूरोप से अपनी सेनाएं वापस बुला ले या फिर उसके बचाव में दखल देने से मना कर दे, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए। ट्रंप के तेवर से यूरोपीय देश इस वक्त चिंतन में लगे हुए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका के बिना किसी एक बहुत बड़े डिफेंस अलायंस या सैन्य अलायंस के बारे में सोच पाएं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करने से न सिर्फ मना किया बल्कि उन्हें चिढ़ाया भी। उन्हें लग रहा है कि ईरान युद्ध से फ्री होने के बाद ट्रंप के क्रोध का सामना यूरोप को ही करना होगा, क्योंकि इस युद्ध के दरमियान आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि ग्रीनलैंड का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है और ग्रीनलैंड अमेरिका की स्ट्रेटेजिक रणनीति का हिस्सा है। तो नेटो दुनिया के 32 देशों का सैन्य गठबंधन जिसमें अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है, इसलिए अमेरिका बार बार धमकाता भी है। नेटो में अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। 2026 के लिए योगदान 14.9% है। जर्मनी का योगदान यूएस के बराबर है। अप्रत्यक्ष सैन्य खर्च में यूएस के आसपास कोई भी नहीं है। कुल सैन्य खर्च का यूएस 59% योगदान देता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल पहली बार तैयार की गई इन योजनाओं को अब और भी ज्यादा अहमियत मिल गई है। इसकी वजह से यूरोप में अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं। जर्मनी के बदले हुए रुख से ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, नॉर्डिक देशों और कनाडा जैसे देशों के बीच ज्यादा तालमेल बनाने में मदद मिल रही है। अधिकारी इस कोशिश को नेटो के अंदर इच्छुक देशों का गठबंधन बता रहे हैं। जर्मनी ने कहा है कि नेटो यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए बहुत जरूरी है और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप के देशों को अपनी सुरक्षा के लिए अब ज्यादा सोचना होगा, ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। जाहिर सी बात है, नेटो का जो आकार हमने अभी तक देखा है अब वो आकार नहीं रहेगा और नेटो टूटने वाला है और इसका फैसला बहुत जल्द हो सकता है। जैसे ही ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप किसी डील पर पहुंचेंगे, अगला निशाना ग्रीनलैंड और नेटो ही होने वाला है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक आया। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।